एवरीवन, वेलकम टू सीखने का सफ़र। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो है सिस्टम कॉल्स। तो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम रोज़ कंप्यूटर पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे क्रोम हो गया, VS कोड हो गया, MS वर्ड हो गया, VLC, कैलकुलेटर, पेंट या कोई भी गेम, है ना। अब सोचो, जब तुम MS वर्ड में एक फ़ाइल सेव करते हो या क्रोम से कोई फ़ाइल डाउनलोड करते हो या पेंट में इमेज ओपन करते हो, तो एक्चुअल काम कौन करता है? क्या एप्लीकेशन खुद हार्ड डिस्क में डेटा लिख देती है कि ये करना है? क्या एप्लीकेशन खुद रैम से कंट्रोल करती है? क्या एप्लीकेशन खुद प्रिंटर को कमांड देती है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। एप्लीकेशन डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन नहीं करती और हार्डवेयर का कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन था? जो कर्नल, जो ये सब करवा रहा था, जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा। अब मान लो तुम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हो और न्यू फोल्डर सिलेक्ट करते हो और फोल्डर का नाम देते हैं हम मूवीज़। स्क्रीन पर फोल्डर बन जाता है। अब हम इसको ध्यान से सोचें कि फोल्डर किसने बनाया? डेस्कटॉप ने, माउस ने, कीबोर्ड ने, किसने बनाया? इनमें से तो किसी ने नहीं बनाया। तो डेस्कटॉप सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाता है। एक्चुअल में फोल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट में लिखते हैं MKDIR मूवीज़, तो कमांड खुद फोल्डर क्रिएट नहीं करती, वो सिर्फ रिक्वेस्ट भेजती है और एक्चुअल फोल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है। ठीक है। और इसी रिक्वेस्ट को हम, जो ये रिक्वेस्ट की, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सिस्टम कॉल। तो सिस्टम कॉल बेसिकली एक मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू कोई भी यूज़र प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई सर्विस रिक्वेस्ट कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर एप्लीकेशन कोई ऐसा काम करवाना है एप्लीकेशन से जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकता है, तो एप्लीकेशन सिस्टम कॉल यूज़ करता है। ठीक है। अब एप्लीकेशन को सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प कब कब चाहिए होती है? जब कोई फ़ाइल क्रिएट करनी हो, ओपन करनी हो, डिलीट करनी हो, या प्रिंटर यूज़ करना हो, कीबोर्ड से इनपुट लेना हो, इंटरनेट यूज़ करना हो, या कोई मेमोरी एलोकेट करनी हो। ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। एप्लीकेशन सिर्फ रिक्वेस्ट भेजती है, इसलिए हम कहते हैं कि सिस्टम कॉल एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन का मीडियम होता है। ठीक है। वहीं हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में बात करें तो एक ही काम दो अलग तरीके से किए जा सकते हैं। ये दोनों उसका एग्जांपल है। जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, उसके थ्रू डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करा, न्यू फोल्डर पे क्लिक किया तो फोल्डर का नाम एंटर करा और फोल्डर बन गया। वहीं अगर मैं CLI की बात करूँ, कमांड लाइन इंटरफेस में, वहाँ पे हमें कमांड लिखी MKDIR मूवीज़, तो दोनों ने सेम काम किया ना, बस अलग तरीके से। और ये दोनों अलग दिखते हैं लेकिन बैकग्राउंड में दोनों सेम ही काम कर रहे होते हैं। यही बात समझ। बैक एंड में बेसिकली सेम होता है। अब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है? जब फोल्डर क्रिएट होता है ना, तो वो रैंडमली स्टोर नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक ट्री स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। मान लो हार्ड डिस्क में पहले से ये फोल्डर्स हैं, जैसे C है हमारी ड्राइव, उसके अंदर फोल्डर्स है यूज़र्स, विंडोज़, प्रोग्राम फाइल्स, मूवीज़। ठीक है। यहाँ C जो है वो रूट है और उसके अंदर अलग अलग फोल्डर स्टोर हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसी तरह फाइल्स और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करता है। इसी वजह से किसी भी फाइल का पाथ इजीली लोकेट हो जाता है। ठीक है। इसलिए वो हमें काम आता है कोई भी फाइल ओपन करने के लिए, डिलीट करने के लिए, एवरीथिंग। अब बात करते हैं हम यूज़र मोड और कर्नल मोड की। वैसे हम पिछले क्लास में देख चुके हैं यूज़र मोड और कर्नल मोड के बारे में। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस को डायरेक्टली हार्डवेयर एक्सेस क्यों नहीं देता? मान लो कि किसी एप्लीकेशन में प्रोग्रामिंग मिस्टेक हो जाए, या कोई वायरस या एप्लीकेशन के अंदर कोई भी वायरस उस एप्लीकेशन में आ जाए। ठीक है। तो अगर उस एप्लीकेशन के पास हार्ड डिस्क और रैम का डायरेक्ट कंट्रोल होगा तो वो पूरे सिस्टम को डैमेज कर देगा। और इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए CPU को 2 मोड्स में काम करने के लिए रखा जाता है। एक यूज़र मोड और एक होता है कर्नल मोड। जो यूज़र मोड होता है ये रेस्ट्रिक्टेड मोड होता है, यानी कि सारे नॉर्मल एप्लीकेशन इसी मोड में एग्जीक्यूट होती है, जैसे क्रोम हो गया, VS कोड, कैलकुलेटर, एवरीथिंग। इनके पास लिमिटेड परमिशंस होती हैं। ये डायरेक्टली हार्ड डिस्क एक्सेस नहीं कर सकती, ये रैम के प्रोटेक्टेड एरिया को एक्सेस नहीं कर सकती, ये हार्डवेयर को डायरेक्टली कमांड नहीं दे सकती। अगर कोई एप्लीकेशन क्रैश हो जाए तो सिर्फ वही एप्लीकेशन बंद होगी, ना कि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश होगा। ठीक है। इसी वजह से यूज़र मोड सिस्टम को सिक्योर बनाते हैं। वहीं बात करें कर्नल मोड की, तो ये CPU का प्रिविलेज्ड मोड होता है। इस मोड में ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल एग्जीक्यूट करता है। कर्नल के पास पूरा कंप्यूटर का कंट्रोल होता है और कर्नल CPU को मैनेज करता है।
इस बात का हमें पता है ना। तो मेमोरी को मैनेज करता है, हार्ड डिस्क को भी यही मैनेज करता है, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, यूएसबी, नेटवर्क सबको कंट्रोल करता है। यानी हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन सिर्फ कर्नल करता है। अब हम कई बार यूज़र मोड से कर्नल मोड में जब स्विच करते हैं तो ये होता कैसे है। अब हम मान लें कि हम MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है, सब कुछ यूज़र मोड में चल रहा है, पर तो जब हम Ctrl+S प्रेस करते हैं तो वर्ड को फाइल सेव करनी है, लेकिन वर्ड के पास हार्ड डिस्क का डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, इसलिए वर्ड एक सिस्टम कॉल करता है, और वो जैसे ही सिस्टम कॉल जनरेट होती है तो CPU यूज़र मोड से कर्नल मोड में स्विच कर देता है। अब कर्नल मोड रिक्वेस्ट रिसीव करता है और वो चेक करता है कि फ़ाइल सेव करने की परमिशन आई है या नहीं। जैसे ही डिस्क अवेलेबल है या नहीं ये चेक करने के बाद, फ़ाइल का पाथ वैलिड है या नहीं ये चेक करने के बाद, सब कुछ सही होता है तो कर्नल हार्ड डिस्क में डेटा राइट कर देता है, ठीक है, और ऐसे आपकी फ़ाइल सेव हो जाती है। तो ऑपरेशंस कंप्लीट होने के बाद CPU दोबारा यूज़र मोड में आ जाता है, और ये प्रोसेस इतना फास्ट, इतनी स्पीड से होता है ना कि यूज़र को मोड स्विचिंग फील भी नहीं होती। उसे सिर्फ इतना दिखता है कि फ़ाइल सेव हो गई। हम जैसे फ़ाइल सेव करते हैं हमें लगता है तभी सेव हो जाती है, इतना फास्ट होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स की। अब तक हमने समझ लिया कि जब एप्लीकेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई काम करवाना होता है तो वो सिस्टम कॉल यूज़ करता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक ही टाइप का काम तो कराता नहीं है। कभी फाइल ओपन करनी, फिर प्रोसेस कभी क्रिएट करता है, कभी प्रिंटर यूज़ करना होता है, कभी कीबोर्ड से इनपुट लेना होता है, कभी नेटवर्क के थ्रू दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करनी होती है, ठीक है। तो इतने सारे अलग अलग काम को मैनेज करने के लिए सिस्टम कॉल्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो हम देखने वाले 5 टाइप के सिस्टम कॉल। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल, फिर हम देखेंगे फाइल मैनेजमेंट, फिर हम देखेंगे डिवाइस मैनेजमेंट, फिर हम देखेंगे इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, एंड देन वी विल सी द कम्युनिकेशन, ठीक है। स्टार्टिंग विद द प्रोसेस कंट्रोल, तो जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है या स्टार्ट करता है तब उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्रोम आइकन पर डबल क्लिक किया तो क्रोम हार्ड डिस्क में एक सॉफ्टवेयर था, जैसे ही वो एग्जीक्यूट हुआ वो एक प्रोसेस बन गया। इसी तरह MS वर्ड ओपन किया, एक नई प्रोसेस क्रिएट हो गई, और कैलकुलेटर ओपन किया तो एक और क्रिएट हो गई प्रोसेस। अब सोचो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इन सब प्रोसेसेस को मैनेज भी तो करना पड़ेगा। कौन सी प्रोसेस कब स्टार्ट होगी, कब बंद होगी, कौन कितनी मेमोरी यूज़ करेगी, कौन CPU यूज़ करेगी, ये सब प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल्स हैंडल करती हैं, ठीक है। तो प्रोसेस कंट्रोल के कॉमन ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्रोसेस को क्रिएट करना, कब कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट करना हो, ठीक है, और टर्मिनेट करना सेकंड थिंग प्रोसेस को, जब किसी प्रोसेस को बंद करना हो, लोड प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से रैम में लाना हो। मान लो कि तुमने VLC ओपन किया तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी फाइल्स हार्ड डिस्क से रैम में लोड करता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, दैट इज़ लोडिंग द प्रोग्राम। देन इज़ एग्जीक्यूट प्रोग्राम को CPU पर रन करवाना हो, रैम में लोड होने के बाद CPU इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। फिर वेट की बात आती है, तो कभी एक प्रोसेस को दूसरी प्रोसेस का वेट करना पड़ता है। मान लो कि तुम प्रिंट कमांड देते हो, एप्लीकेशन तब तक वेट करेगी जब तक प्रिंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। या फिर हम बात करें सिग्नल प्रोसेस की, कभी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोसेस को सिग्नल भेजता है, जैसे रिज्यूम, पॉज, स्टॉप, कंटिन्यू, ये भी प्रोसेस कंट्रोल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोसेस कंट्रोल मैनेजमेंट। सेकंड हमारे पास आती है सिस्टम कॉल फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल मैनेजमेंट में क्या है ना, कंप्यूटर में ऑलमोस्ट हर इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी फाइल के फॉर्म में स्टोर होती है। फ़ोटो हो, वीडियो हो, PDF हो, वर्ड फाइल हो, एक्सेल हो, सॉन्ग्स, प्रोग्राम, एनीथिंग इट कैन बी, है ना, सब कुछ फाइल के फॉर्म्स में होता है। अब इन फाइल्स पर बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, ये सब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स जो है ये हैंडल करता है, ठीक है। जैसे क्रिएट करनी है फाइल कोई, ठीक है, ओपन करनी है कोई फाइल, रीड करनी है कोई फाइल, राइट करना है, क्लोज करनी है, डिलीट करनी है, तो ये सब कौन हैंडल करता है, अपना फाइल मैनेजमेंट। तो दो अभी तक हमने सिस्टम कॉल देखी, प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, एंड द थर्ड वन इज़ द डिवाइस मैनेजमेंट। तो कंप्यूटर सिर्फ CPU और रैम से मिलकर नहीं बना होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि सिर्फ CPU और सिर्फ रैम को बना के कोई चीज़ बन जाए उसको हम कंप्यूटर नहीं कहते। इसके साथ बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, हमें पता है वो क्या क्या होते हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई, स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन हो गया,
ठीक है। और इन सब डिवाइसेस को मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली हर डिवाइस के साथ कॉन्टीन्यूसली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। जब किसी एप्लीकेशन को किसी डिवाइस की ज़रूरत होती है तब वो डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम करती है, ठीक है। और इसको समझें हम तो सबसे पहले जैसे क्या करेगा, रिक्वेस्ट डिवाइस जाएगा। अब किसी भी एप्लीकेशन को कोई डिवाइस की ज़रूरत है वो तो रिक्वेस्ट करेगा। तो मान लो कि तुम वर्ड में डॉक्यूमेंट बना रहे हो और अब उसको प्रिंट निकालना है, तो जैसे ही तुम प्रिंट बटन क्लिक करते हो तो वर्ड प्रिंटर को डायरेक्टली कमांड नहीं देता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे प्रिंटर यूज़ करना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है कि प्रिंटर अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो प्रिंटर एलोकेट कर देता है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट डिवाइस जो वाली जो है एक सिस्टम कॉल थी। वहीं एक रीड डिवाइस की बात करें, कभी हम किसी डिवाइस से डेटा लेना होता है, तुम कीबोर्ड से टाइप करते हो, हर की प्रेस होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम कीबोर्ड से डेटा रीड करता है और एप्लीकेशन तक पहुंचाता है। इसी तरह स्कैनर डॉक्यूमेंट स्कैन करता है, माइक्रोफोन वॉइस रिकॉर्ड करता है। बेसिकली दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि वी आर रीडिंग द डेटा फ्रॉम द हार्डवेयर डिवाइसेस। अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वन इज़ द राइट डिवाइस। कभी हम डिवाइस को डेटा भेजना होता है, यानी कि प्रिंटर को डॉक्यूमेंट प्रिंट कराने के लिए हमें डेटा भेजना पड़ेगा ना कि भाई हमें ये प्रिंट कराना है। मॉनिटर पर मुझे इमेज डिस्प्ले करानी है, मुझे बताना पड़ेगा ना कि हाँ मुझे करानी है। स्पीकर पर ऑडियो प्ले करना है तो बताना पड़ेगा ना कौन सा वो डेटा भेजना, वो गाना भेजना पड़ेगा ना। ये सब राइट ऑपरेशंस के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ रिलीज डिवाइस। जब डिवाइस का काम कंप्लीट हो जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम उस डिवाइस को फ्री कर देता है। जैसे कि प्रिंटिंग कंप्लीट हो गई तो वो फ्री कर देगा, ठीक है। अब प्रिंटर दूसरे यूज़र या दूसरी एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अगर डिवाइस रिलीज़ ही नहीं किया तो वो अननेसेसरी बिजी रहेगा और दूसरी एप्लीकेशन उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगी। समझ रहे हो। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। ये है हमारी फोर्थ सिस्टम कॉल, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास सिर्फ फाइल्स और डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है, अब उसके पास सिस्टम की भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं कि करंट डेट क्या है, करंट टाइम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा है। प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स होती है, मेमोरी इन्फॉर्मेशन होती है, यूज़र इन्फॉर्मेशन होती है। कभी एप्लीकेशंस को ये इन्फॉर्मेशंस चाहिए होती हैं तो अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड करता है। समझ रहे हो कैसे कैसे। जैसे गेट इन्फॉर्मेशन, कभी एप्लीकेशन से सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हैं। मान लो कि तुम मोबाइल या लैपटॉप में डेट और टाइम देखते हो, क्लॉक एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम से करंट टाइम रिक्वेस्ट करती है और ऑपरेटिंग सिस्टम करंट टाइम रिटर्न कर देता है। ऐसा तो है नहीं कि तुम टाइम देखना चाहते हो, तुमने सोचा टाइम दिख गया। न्यू यू ओपन द, मतलब जो भी वहाँ पे क्लॉक लगी होती है वो रिक्वेस्ट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम से, फिर वो टाइम की रिक्वेस्ट को आगे भेजता है, फिर वो रिटर्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेट इन्फॉर्मेशन। कभी इन्फॉर्मेशन चेंज भी करनी पड़ जाती है। मान लो कभी हमें डेट और टाइम चेंज करना पड़ गया। मान लो हमारे अमेरिका का टाइम सेट था और हमें करना है भाई इंडिया का टाइम जोन सेट। तो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना, बेसिकली यूज़र जो है एप्लीकेशन जो वो रिक्वेस्ट भेजेगी, फिर वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम इसको चेंज करके अपडेट करता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट सिस्टम कॉल वी आर डूइंग इज़ द कम्युनिकेशन। अब एक एप्लीकेशन को कभी कभी किसी दूसरी एप्लीकेशन या किसी दूसरे कंप्यूटर का साथ डेटा एक्सचेंज करना होता है। ये काम कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल्स के थ्रू होता है, जैसे मैसेज को सेंड करना, मैसेज को रिसीव करना, शेयर्ड मेमोरी। कभी दो प्रोसेसेस एक ही मेमोरी एरिया शेयर करते हैं ताकि डेटा फास्ट स्पीड से एक्सचेंज हो सके। इसे बार बार फाइल बनाने या नेटवर्क यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कम्युनिकेशन का एक एफिशिएंट मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ पाइप्स। कभी एक प्रोसेस का आउटपुट सीधा दूसरे प्रोसेस का इनपुट बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए लिनक्स में अगर एक कमांड का आउटपुट दूसरी कमांड को देना हो तो पाइप यूज़ की जाती है। हमने अगर आपने लिनक्स की कभी कमांड्स की हैं तो आपको शायद पता होगा। सिंपल वर्ड्स में पाइप एक कम्युनिकेशन चैनल है जो दूसरे प्रोसेसेस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करवाता है, दूसरे प्रोसेसेस के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सॉकेट। अगर कम्युनिकेशन दो अलग अलग कंप्यूटर्स के बीच में हो रही है तो कॉमनली सॉकेट का यूज़ किया जाता है। जब तुम ब्राउज़र में कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो तुम्हारा कंप्यूटर और वेब सर्वर सॉकेट्स के थ्रू कम्युनिकेशन करता है। इसी वजह से इंटरनेट पर डेटा एक्सचेंज हो पाता है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमारी ख़त्म होती हैं सिस्टम कॉल्स और नेक्स्ट हम करने वाले हैं बूटिंग प्रोसेस। अब तक हमने समझा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम रन होने के बाद सिस्टम कॉल्स कैसे वर्क करती हैं, लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, शायद आया भी होगा, कि
जब कंप्यूटर ऑफ होता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम तो रैम में होता ही नहीं है ना, फिर कंप्यूटर ऑन करते ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कैसे हो जाता है? इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर पावर ऑन होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क या एसएसडी में उससे मेन मेमोरी यानी कि रैम में लोड किया जाता है ताकि यूजर कंप्यूटर यूज़ कर सके। ठीक है, बूटिंग का मतलब सिर्फ कंप्यूटर ऑन करना नहीं होता, बूटिंग का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम को सक्सेसफुली लोड करके कंप्यूटर को यूज़ करने लायक बनाना। अब पूरा सीक्वेंस हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि होता क्या है। सबसे पहले जैसे ही हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो पावर सप्लाई मदरबोर्ड को इलेक्ट्रिसिटी देना स्टार्ट करती है। ठीक है, अब सीपीयू एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि सीपीयू को अभी तक ये पता ही नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के किस पार्ट में पड़ा हुआ है। सीपीयू डायरेक्टली विंडोज़ या लिनक्स को सर्च नहीं करता, उससे पहले एक स्पेशल प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले बायोस या यूईएफआई एग्जीक्यूट होता है, उस प्रोग्राम का नाम है। ठीक है, बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये मदरबोर्ड की रोम या फ्लैश मेमोरी में परमानेंटली स्टोर्ड होता है, इसलिए कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डिलीट नहीं होता। ठीक है, और जो बायोस है ये एक फर्मवेयर होता है, मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के बहुत क्लोज होता है और परमानेंटली चिप के अंदर स्टोर रहता है। इसका काम क्या होता है बायोस का? कंप्यूटर के हार्डवेयर को इनिशियलाइज करना, चेक करना कि सारी हार्डवेयर प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं है, बूटेबल डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करता है, बूट लोडर को लोड करता है। और यूईएफआई की बात करें तो आजकल जो नए कंप्यूटर्स में बायोस की जगह मोस्टली यूईएफआई यूज़ होता है, विच इज़ यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ये बायोस का मॉडर्न वर्जन है, मतलब यूवीएफआई जो है ये बायोस से फास्ट होता है। ये लार्ज साइज़ हार्ड डिस्क को सपोर्ट करता है और इसका ग्राफिकल इंटरफेस होता है। ये सिक्योर बूट भी सपोर्ट करता है, जिससे अनऑथराइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हो पाता। फिर हमारे पास थर्ड स्टेप क्या था? सबसे पहले हमने किया पावर ऑन किया, फिर बायोस हमारा स्टार्ट हुआ। ठीक है, एग्जीक्यूट हुआ आई मीन। देन थर्ड वन इज़ द पोस्ट। बायोस या यूएफआई का सबसे पहला काम क्या होता है? पोस्ट परफॉर्म करना। उसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बायोस एक एक हार्डवेयर कंपोनेंट को चेक करता है, वो वेरीफाई करता है कि रैम सही काम कर रही है या नहीं, कंप्यूटर कीबोर्ड कनेक्टेड है या नहीं, माउस डिटेक्ट हो रहा है या नहीं, सीपीयू प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं, हार्ड डिस्क अवेलेबल है या नहीं। अगर सब कुछ सही है तो बूट प्रोसेस कंटिन्यू होता है। अगर कोई मेजर हार्डवेयर प्रॉब्लम होती है तो सिस्टम एरर शो करता है या बीप साउंड देता है और आगे बूट नहीं करता। ठीक है, इसके बाद फोर्थ स्टेप आता है हमारे पास सीमॉस। सीमॉस का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये एक छोटी मेमोरी चिप होती है जिसमें बायोस की सेटिंग्स स्टोर होती है, करंट डेट, करंट टाइम, बूट ऑर्डर, सीपीयू सेटिंग्स, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ये सब। ठीक है, इसको पावर देने के लिए मदरबोर्ड पर एक छोटी सी बैटरी लगी हुई होती है जिससे सीमॉस को पावर मिलती है, और इसी बैटरी की वजह से कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डेट और टाइम रीसेट नहीं होते। ठीक है, तभी कंप्यूटर बंद होते हैं तो टाइम से भी वो इसका यूज़ करके उसको करंट डेट, करंट टाइम, बूट ऑर्डर, सीपीयू सेटिंग्स, इन सबको जो है मेंटेन करती है, स्टोर रखती है। अगर ये बैटरी ख़राब हो जाए तो क्या होगा? तो बेसिकली हमारा जो डेट और टाइम है जब भी हम कंप्यूटर ऑन करेंगे तो वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज़ द फिफ्थ स्टेप विच इज़ बूट डिवाइस सर्च। अब पोस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसने चेक कर लिया कि सारी चीज़ें ढंग से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। उसके होने के बाद जो बायोस या यूएफआई बूटेबल डिवाइसेस हैं, मतलब ये जो हैं ये बूटेबल डिवाइसेस को सर्च करते हैं। ठीक है, ये बूट ऑर्डर फॉलो करते हैं कि पहले यूएसबी ड्राइव, एसएसडी, हार्ड डिस्क, डीवीडी ड्राइव, नेटवर्क। जिस डिवाइस में वैलिड ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है उसी को बूटिंग कंटिन्यू, मतलब उसी से बूटिंग कंटिन्यू होती है। नेक्स्ट आता है बूट लोडर। अब बूट लोडर एग्जीक्यूट होता है। बूट लोडर एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जिसका काम क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को हार्ड डिस्क से रैम में लोड करना। ठीक है, अब मेन काम क्या था हमारा अब सिस्टम को वर्किंग बनाने के लिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में लाना था।
वही काम बूट लोडर कर रहा है। अगर कंप्यूटर में सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो बूट लोडर डायरेक्टली उसी को लोड कर देता है। अगर कंप्यूटर ने विंडोज़ और लिनक्स दोनों इंस्टॉल्ड हैं तो बूट लोडर तुम्हें ऑप्शन देता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द स्टेप इज़ अपना कर्नल लोड। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल रैम में लोड होता है। जैसे ही कर्नल रैम में आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ड्राइवर्स लोड, हार्डवेयर इनिशियलाइज, ये सब होने लग जाता है। ठीक है, फिर आती है नेक्स्ट स्टेप लॉगिन स्क्रीन। अब ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी सर्विस स्टार्ट करता है, बैकग्राउंड प्रोसेसेस रन होने लग जाते हैं, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट लोड होता है, फाइनली लॉगिन स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले होती है। पूरे प्रोसेस को एक स्टोरी की तरह समझते हैं। ठीक है, तो सुबह तुम लैपटॉप का पावर बटन प्रेस करते हो, पावर सप्लाई मदरबोर्ड को इलेक्ट्रिसिटी देती है, सीपीयू एक्टिवेट होता है, फिर सीपीयू सबसे पहले रोम में स्टोर्ड बायोस या यूईएफआई फर्मवेयर को एग्जीक्यूट करता है। बायोस सब हार्डवेयर को चेक करता है, रैम सही है या नहीं, कीबोर्ड कनेक्टेड है या नहीं, स्टोरेज डिटेक्ट हो रही है या नहीं, सब कुछ सही मिलता है। अब बायोस बूटेबल स्टोरेज सर्च करता है, उसको एसएसडी मिल जाती है, एसएसडी के अंदर बूट लोडर में मिल जाता है। अब बूट लोडर एग्जीक्यूट होता है। बूट लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को हार्ड डिस्क से रैम में कॉपी करता है और जैसे ही कर्नल रैम में आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम अपने ड्राइवर्स को लोड करता है। फिर वो मेमोरी मैनेजर स्टार्ट होता है, प्रोसेस मैनेजर स्टार्ट होता है, फाइल सिस्टम इनिशियलाइज होते हैं, बैकग्राउंड सर्विसेज स्टार्ट हो जाती हैं और डेस्कटॉप इन्वायरमेंट लोड हो जाता है, लॉगिन स्क्रीन आ जाती है, यूज़र पासवर्ड एंटर करता है। अब सिस्टम कम्प्लीटली रेडी है और ये पूरा प्रोसेस सिर्फ कुछ सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, अब आते हैं अपने पास एक नेक्स्ट चीज़ दैट इज़ MBR, एक टाइप का बूट लोडर है जिसको हम बोलते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, बूट लोडर हार्ड डिस्क में कहाँ होता है? हार्ड डिस्क की मतलब हार्ड डिस्क तो बहुत बड़ी होती है ना, उसको कैसे पता चलता है कि बूट लोडर किसी लोकेशन पर है? पुराने सिस्टम्स में इसका आंसर था MBR यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड। MBR हार्ड डिस्क का सबसे पहला सेक्टर होता है जो इसका साइज़ होता है 512 बाइट्स। ये बहुत छोटा सा एरिया होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर मेनली 3 चीज़ें होती हैं, बूट लोडर कोड, पार्टीशन टेबल और बूट सिग्नेचर। बूट लोडर कोड यानी कि ये इनिशियलाइज बूट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये बायोस को बताती हैं कि आगे क्या करना है। पार्टीशन टेबल हार्ड डिस्क कितने पार्टीशंस में डिवाइड है, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, सबकी इन्फॉर्मेशन यहीं होती है। कहाँ पे? पार्टीशन टेबल में। नेक्स्ट इज़ द बूट सिग्नेचर, ये वेरीफाई करता है कि MBR वैलिड है या करप्ट है। अगर बूट सिग्नेचर वैलिड ना हो तो सिस्टम बूट ही नहीं करेगा। इसकी लिमिटेशंस ये थी MBR की कि टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, हार्ड डिस्क का साइज़ भी बढ़ने लगा, बट MBR की कुछ लिमिटेशंस जो सामने आई वो ये थी कि मैक्सिमम 2 TB तक क्या डिस्क सपोर्ट कर सकता था, ये सिर्फ 4 प्राइमरी पार्टीशंस, और अगर MBR करप्ट हो जाए तो सिस्टम बूट ही नहीं करेगा। इसी वजह से मॉडर्न सिस्टम्स ने GPT को अडॉप्ट कर लिया, UEFI फर्मवेयर GPT के साथ काम करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि 32 बिट वर्सेस 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फ़र्क है। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है। ये टॉपिक सिर्फ नंबर्स का डिफरेंस नहीं है, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक कंसेप्ट है। सबसे पहले समझते हैं कि बिट क्या होती है। कंप्यूटर ना सिर्फ 0 या 1 समझता है, एक बाइनरी डिजिट को बिट कहते हैं और 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाती हैं। 32 बिट का मतलब क्या हुआ? जब हम कहते हैं कि प्रोसेसर या ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है तो इसका मतलब होगा कि उस रजिस्टर्स की जो विड्थ है वो 32 बिट है। प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में 32 बिट यानी कि 4 बाइट्स डेटा प्रोसेस कर सकता है एक इंस्ट्रक्शन में। इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या हुआ? मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली 4 GB रैम एफिशिएंटली एड्रेस की जा सकती है। अगर हम 32 बिट विंडोज़ में 8 GB रैम लगा भी दें तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका पूरा यूज़ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एड्रेस स्पेस ही सिर्फ 4 GB तक लिमिटेड है। वहीं 64 बिट का मतलब समझें तो इसके अंदर 64 बिट्स होती हैं। एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में 64 बिट्स यानी कि 8 बाइट्स डेटा प्रोसेस करता है। ठीक है, 2 की पावर 64 मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर सकता है। ये नंबर इतना बड़ा है कि प्रैक्टिकली सिस्टम्स उस लिमिट तक पहुंचते ही नहीं हैं। और इसी वजह से मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स इजीली 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB और इससे भी ज़्यादा रैम यूज़ कर सकते हैं।
अब रजिस्टर्स का रोल देखेंगे हम इसके अंदर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी, सीपीयू के अंदर बहुत छोटे छोटे और बहुत फास्ट स्टोरेज लोकेशंस होती हैं जिन्हें रजिस्टर्स कहते हैं। जब भी सीपीयू कोई कैलकुलेशन करता है वो डायरेक्टली रैम पर कैलकुलेशन नहीं करता, पहले डेटा रैम से रजिस्टर में आता है, फिर एएलयू कैलकुलेशन करती है। अगर रजिस्टर 32 बिट का है तो एक बार में सिर्फ 32 बिट डेटा होल्ड करेगा, अगर 64 का है तो 64 बिट होल्ड करेगा। इसी वजह से कि बड़ी कैलकुलेशन 64 बिट आर्किटेक्चर में एफिशिएंटली एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, एडवांटेज देखें अगर हम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम की ओवर द 34 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये भाई ग्रेटर एड्रेसेबल मेमोरी है। तुम्हें पता चल रहा है कि मैक्सिमम जो है 32 बिट 4 GB रैम मतलब अराउंड उसके यूज़ कर सकता है, लेकिन वहीं 64 बिट वाला बहुत ज़्यादा रैम को सपोर्ट करता है। ठीक है, सेकेंड इज़ बेटर रिसोर्स यूजेज। सपोज़ तुम्हारे सिस्टम में 16 GB की रैम लगी हुई है, अगर 32 बिट विंडो इंस्टॉल कर दोगे तो उस रैम का बड़ा हिस्सा वेस्ट हो जाएगा, लेकिन 64 बिट विंडोज़ उस पूरी रैम को एफिशिएंटली यूज़ करेंगे। 64 बिट के केस में जितनी रैम अवेलेबल होगी उतनी एप्लीकेशन स्मूथली चलेंगी। थर्ड इज़ बेटर परफॉर्मेंस। हर कैलकुलेशन रजिस्टर में होती है, इस बात का हमने पता चल गया। 64 बिट रजिस्टर एक इंस्ट्रक्शन साइकिल्स में ज़्यादा डेटा प्रोसेस करता है, वहीं 32 बिट कम करता है, और इसी वजह से हेल्वी कैलकुलेशंस यहाँ पे फास्टर्स होती हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, मशीन लर्निंग, 3D रेंडरिंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, गेमिंग, सब जगह इसकी एडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कंपैटिबिलिटी। ये बहुत कॉमन इंटरव्यू और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, 64 बिट सीपीयू दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता है, 32 बिट वाला भी और 64 बिट वाला भी। ठीक है, लेकिन 32 बिट सीपीयू सिर्फ 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ही चला सकता है, लेकिन 64 वाला दोनों चला सकता है। इसीलिए अगर प्रोसेसर ही 32 बिट है तो तुम उसमें 64 बिट विंडो इंस्टॉल नहीं कर सकते। दैट इज़ द कंपैटिबिलिटी। एंड लास्ट वन इज़ द बेटर ग्राफिक परफॉर्मेंस। ग्राफिक कैलकुलेशन में बहुत सारा मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होता है और 64 बिट आर्किटेक्चर एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में ज़्यादा डेटा प्रोसेस करता है, और इसी वजह से ग्राफिक इंटेंसिव एप्लीकेशन जैसे फोटोशॉप हो गई, ब्लेंडर हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं, मॉडर्न गेम जो हो गए, ये ज़्यादा एफिशिएंटली रन कर पाते हैं इसके अंदर। तो आई होप आपको आज के रिवीजन लेक्चर में मज़ा आया होगा, सब कुछ ऐसे से मतलब रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।